प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लेखपाल भर्ती में जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि क्या सिलेबस है हमारा। आज हम उस सिलेबस की पहली क्लास लेते हैं, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। ठीक है, सबसे पहले संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली दोनों नाम से ही जाना जाता है, ये नंबर सिस्टम। बात करते हैं सामान्य परिचय। आज की क्लास में हम आपको केवल इतने ही टॉपिक पे बात होगी हमारी आपकी, जिसमें सामान्य परिचय यानी संख्याओं का सामान्य परिचय की चर्चा सबसे पहले की जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि संख्याओं का जो शुरुआती क्रम था यानी संख्याओं को गिनने का जो क्रम था वो पूरा का पूरा नहीं था। मतलब हमें संपूर्ण संख्याएं आज भी सही पूछें तो पूरा पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपनी उपयोगिता के अनुसार संख्याओं का शुरुआती जो ज्ञान था हमारा वो कहाँ से शुरू था? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, शुरू में काउंट करते थे किसी भी तरीके से। शुरू में जैसे भेड़ बकरियों को गिनने के लिए ये टैली मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता था। 1 2 3 4 कर लेते थे, फिर उसके बाद ऐसे कट कर देते थे तो 5 हो जाता था। मतलब एक सिंबल हुआ करता था। अच्छा, लोगों का कहना है, आपस में जो क्वेश्चन उठते हैं कि दशानन के 10 सिर होते थे तो उस समय 10 जीरो नहीं था तो कैसे था? तो सच में आपको बता दें कि उस समय 10 ऐसे था। ठीक है, मतलब सिंबल था भाई, कोई नंबर। ये जरूरी नहीं है कि जीरो आएगा, तो 0 और 1 को मिला के 10 जब बनाया गया तो वो एक सिंबल तैयार हुआ। पहले ऐसे 10 था। ठीक है, बाकी चीजें आप धीरे धीरे जानते रहेंगे। आगे चलें तो शुरुआती क्रम में जो हमारी गिनती थी वो क्या थी? 1 से लेके 9 तक। तो अंक की कहानी शुरू हुई, वो छोटा सा क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शुरू में यही हमारे पास अंक हुआ करते थे, सिंबल हुआ करते थे, प्रतीक हुआ करते थे। फिर उसके बाद संख्याओं में हमारे भारत के ही आर्यभट्ट ने 0 दिया, और जब 0 दिया तब उसके आगे की संख्याएं आई। सच में जो एक अंक की होती हैं इनको भी हम संख्या ही कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि आपको लगता है 3 विषयों की मैं तुलना कर देता हूं। देखिए, ये मेरा अप्रोच है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग इस बात को मानते हों। मैं ये मानता हूं कि गणित सबसे आसान विषय है। इस बात की भी पुष्टि हो जाती है आपके सामने। हिंदी, यहां मैं अंग्रेजी लिख दे रहा हूं। ठीक है, A to Z अगर हम देखें तो यहां 26 लेटर्स होते हैं। अगर हिंदी में हम देखें तो क से ज्ञ तक आ ई वगैरह भी ले लिया जाए तो शायद 53 होते हैं। क्या देख लीजिएगा आप, तो ये 53, ये 26, और आपको गणित में बता दें 0 से लेके 9 तक यानी कुल टोटल हमारे 10 अंक होते हैं। तो बताइए, संख्या में ही साफ दिख रहा है कि 10 छोटा है और इतने ही अंकों का प्रयोग किया जाना है हमको। यहाँ पे अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ तक है। यहाँ भी आपको वावेल और कॉन्सोनेंट की कहानी बनती है। यहाँ केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग 4 की ही आवश्यकता पड़ती है, और फिर भी लोग कहते हैं गणित एक कठिन विषय है। भाई, अपना अपना अप्रोच है, उन्हें लगता है। तो मैथमेटिकल तरीके से ये कहा भी जा सकता है, ये चीज प्रूफ हो गया कि गणित एक आसान विषय है, क्योंकि इसमें अंकों की यानी अक्षरों की या लेटर्स की सबसे कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हाँ, ये मेरा अप्रोच है भाई। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हुआ हमारा अंक, सबसे छोटा भाग जिससे हम क्या करते हैं, गिनना शुरू किए शुरू में। फिर हमारे पास बात हुई संख्या की। कहें संख्या क्या है? नंबर्स जिसको बोलते हैं, नंबर। ओके, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? अंकों का मेल है। अंकों का मेल व्यवस्थित
मेल, यानी व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित क्रम से अंकों को लिख दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे एक अंक की संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि एक अंक की संख्या अगर लिखी जाती है तो एक अंक की संख्या की कुल संख्या कितनी है? तो आपसे 9 ही बताया जाता है, उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करते। एक अंक की संख्या अगर लिख दिया जाए, एक अंक की संख्याओं की संख्या, तो मैं आपसे कहूंगा केवल और केवल 9, 1 से लेकर 9 तक होता है, गिना जाता है 0, 0 के बिना सब कुछ अधूरा है, लेकिन गिनने में हम 9 ही लिखते हैं। ठीक है, एक अंक की संख्या की बात की जाए तो। अच्छा, अगर यही 2 अंक की संख्या की बात की जाए तो कितनी हो जाएंगे? कहां से कहां तक आप बताएं? 10 से लेके 99 तक। 10 से लेके 99 तक कुल कितने हुए बताएं? 99 में से 9 निकाल दीजिए, 9 एक अंक की है तो 9 निकाल दीजिए, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 90। यानी एक अंक की संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 9, और 2 अंक की संख्याओं की संख्या कितनी है? 90। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सीधे आप लिखेंगे। 3 अंकों की अगर लिखना हो तो 3 अंकों की संख्या, जैसे 3 अंकों की 3, 4, 2 लिख दिए, 3 अंक हो गए, 1, 2, 3, 3 अंक बन गए, 42, तो 2 ही अंक हुए। केवल 4 लिखे हैं तो इधर 0 लगाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। ये एक अंक की है तो इसमें कितने हैं? 1, तो ये एक अंक की हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 3 अंक की संख्या कितनी होगी, तो 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होगी? 100 से शुरू होगी 999 तक, 100 से लेकर 999 तक। अब 999 में से ये 99 संख्याएं निकाल दी जाएंगी, क्योंकि एक अंक की संख्या और 2 अंक की संख्या को निकाल दिया जाएगा तो कितना बचेगा? 3 अंक की संख्या। तो 999 में से 99 निकाल दीजिए, तो कितना आया? 900। एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं एकदम सिंपल वे में, आप देखिए। ट्रिक अगर लिखना चाहते हैं और आपको जानना है कि किसी भी अंक की संख्या, जैसे 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपको बताना चाहते हैं कि n अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी? ट्रिक समझिए, लिखने का अपना तरीका है। तो 9 के सामने n-1 0 लगा दीजिए, सीधा आप समझिए। ठीक है, n अंकों की कुल संख्या कितनी है? 9 के सामने n-1 0। जैसे मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 4 अंकों की कुल संख्याएं, तो सबसे पहले 9 लिखिए, और कितने अंकों का पूछा है? 4 अंकों का, तो 1 कम कर दीजिए, 3। क्यों? n-1 0 है ना, तो 3 0 लगा दीजिए इसके सामने, 9000। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, मान लीजिए 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे और उसके सामने कितने 0 लगाएंगे? 3 लिखा हुआ है तो 1 कम 2 0, 900 आया। सही है? अच्छा, एक प्रश्न और यहीं से बनता है, आपको बता दें, उसके लिए भी हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 3 अंकों की संख्या बनाने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है? प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। देखिए, n अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लिख सकते हैं 9 के सामने n-1 0। लेकिन यही प्रश्न पूछ लिया जाए, प्रश्न यह है, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सभी संख्याओं को बनाने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? ये रहा है आपका प्रश्न। सबसे बड़ी बात यहां यह है कि 3 अंकों की सभी जितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की सभी संख्याएं कहां शुरू होती हैं?
100 से लेके 999 तक, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? ठीक है, हाँ, इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो सबसे पहले एक सिंपल सा मेथड लेके चलते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 3 अंकों को बनाने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? आप देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 900, और 3 अंक है तो उसमें कितने अंक होंगे? 1 2 3, साफ दिख रहा है भाई 3 अंक, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कितने? 2700 अंकों का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आया? फिर से चलते हैं। 3 अंकों की सभी संख्याओं को बनाने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा या होता है? ठीक है, तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900, और 3 अंकों की संख्या में हर एक संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 3 अंक होंगे। जैसे यहां देख लीजिए 3 अंक है, तो हर एक संख्या में 3 अंक होंगे, इसलिए 3 से गुणा कर देंगे तो 9 तिरिक 27, 2700 कुल अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी ट्रिक लिख लीजिए, n अंकों की सभी संख्याओं को बनाने में प्रयोग की गई कुल अंकों की संख्या आपसे बता दें n का गुणा होगा। ठीक, कितने में? जो पहले था 9 के सामने n-1 0, सब अपना अपना तरीका है भाई। चलिए, जैसे अभी हम 3 अंकों के लिए लेके बताए हैं आपको, तो n की जगह कितना लिखेंगे? n बराबर 3। तो बताइए कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 अंक की संख्या को बनाने में कुल कितने अंकों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी? तो अंकों की संख्या होगी 3 गुणित 9 के सामने 3 - 1 यानी 2 0। हाँ भाई, सही है, सबको समझ में आ गया? ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। संख्या समूह। देखिए, संख्याओं का परिवार बहुत लंबा है, इसलिए इसको तोड़ा गया, और तोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हम छोटे छोटे करके पढ़ते हैं, चीजों को छोटा पार्ट करके पढ़ते हैं तो चीजें हमको समझ में आती हैं। अच्छा, अगर हम बड़े रूप में अभी मोटी बुक उठाइए और आप 2 पेज पढ़ेंगे, तीसरे पेज में आप कहेंगे कि बहुत बड़ा है, मैं नहीं पढ़ सकता। थोड़ी सी थकान महसूस होती है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो हम यहां से यह कह सकते हैं कि संख्या का समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संख्या का समूह बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संख्या का परिवार बहुत बड़ा था। जैसे मैं काउंट करना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 6, मतलब जब तक हमारा जीवन है तब तक मैं गिनता रहूं, ये संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। इसी को बोलते हैं अनंत, क्योंकि वो अनंत रूपी हैं, वो इतनी दूर तक काउंट की जाएंगी, गिनी जाएंगी कि जिनको अब हम गिन नहीं सकते। इसलिए संख्या समूह का परिवार तोड़ा गया। अच्छा, विभिन्न गणितज्ञों ने अपने अपने रूपों के आधार पर इसको विभाजित किया, संख्या के परिवार को तोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी संख्याएं होंगी वो या तो वास्तविक संख्या होंगी, जिसको आप रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है, या तो काल्पनिक संख्याएं होंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो यानी संख्या का जो समूह है वो 2 भागों में विभाजित हुआ है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ज्यादातर हम वास्तविक संख्या को ही पढ़ते हैं। थोड़ा यहां हम वास्तविक संख्या को एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या होंगी जो वास्तविक होंगी। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है, इसको कैपिटल R से भी दिखाते हैं ऐसे, इनके समूह को। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या, लिख देते हैं परिभाषा,
ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या हो भाई, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो, चाहे कहें धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक न हो। उल्टी बात करते हैं, जैसे राम घर जाता है, तो राम घर जाता है को कहने के लिए आप इसका उल्टा बनाएंगे यानी नेगेटिव बनाएंगे तो राम घर नहीं जाता है। यहां ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो। अच्छा, अभी तक आप लोग जितनी संख्याओं को जानते हैं वो सभी का वर्ग क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे -2 का भी वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 कैसे अभी थोड़ा सा देख लिया जाए, -2 -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4। उसी तरीके से अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 × 3 कितना हुआ 9। यहां आप जितनी भी संख्याएं देखेंगे सभी धनात्मक देखेंगे तो ये सभी संख्याओं का समूह क्या मिला हमारा, वास्तविक संख्या। वैसे आपको बता दें कि आपको जो ज्ञान है वो वास्तविक संख्या का ही है, काल्पनिक संख्याओं का पहले सिलेबस में नहीं था या एसएससी में तो पूछा जाता है, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा हो जाए। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो, यानी यक्ष कोई हो उसका वर्ग सदैव 0 से बड़ा या बराबर हो। नहीं समझे, किसी भी संख्या का वर्ग -2 का वर्ग करेंगे आपको प्लस में आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, सभी प्लस में आते हैं, ऐसी संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। काल्पनिक जस्ट इसी का उल्टा कर देते हैं, काल्पनिक जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। संख्याएं कहें चूंकि परिवार लंबा है, इमेजिनरी। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, मान लीजिए कोई संख्या यक्ष है जिसका वर्ग करने पे वह क्या हो, ऋणात्मक हो, 0 से छोटा हो। ऐसी कोई संख्या बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि x² = -1, सबसे छोटा x² = -1। जरा ध्यान दीजिए, x² = -1 तो x क्या होगा, √-1। तो √-1 को हम आयोटा से दिखाते हैं, इसी को आप लोग देखे होंगे, आयोटा, I = -√1 जी। तो I² अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा -1। I एक ऐसी संख्या है, I मतलब इमेजिनरी बोलते हैं इसको, I से, इसलिए इमेजिनरी या उसको ग्रीक लेटर्स में बोला जाता है आयोटा। तो I² ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अच्छा, काल्पनिक संख्याओं में 2 भाग होते हैं। जैसे कोई भी काल्पनिक संख्या z लिखना चाहें तो x + iy लिखते हैं, ठीक है। तो जिसमें ये काल्पनिक संख्या है, सम्मिश्र संख्या इसको बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र क्या होता है, मिश्रण किया जाता है। सम्मिश्र संख्या में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अर्थात हम संख्या समूह कहें या सम्मिश्र संख्या का समूह कहें, जिसको विभाजित किया जाता है 2 भागों में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, जिसमें वास्तविक भाग भी हो और काल्पनिक भाग भी हो। ये वास्तविक भाग होता है, वास्तविक भाग, और इसे क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। क्यों कहें इसको, एक बात और आपको बता दें, जहां x और y बोथ आर रियल नंबर, ये मतलब होता है कि में उपस्थित है। अच्छा, हम सीधे लैंग्वेज में लिखें, गणितीय भाषा में नहीं। x और y क्या हैं, x और y एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आपको पता है कि जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो वास्तविक संख्या कहलाता है, और जिसका वर्ग सदैव ऋणात्मक हो काल्पनिक संख्या कहलाता है। दोनों को मिलाने पर सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या कैसे लिखा जाता है, x + iy, जहां x क्या है, वास्तविक भाग कहलाता है, iy जो है वो काल्पनिक भाग कहलाता है। परंतु ध्यान रहे, यहां केवल i ही काल्पनिक संख्या है, x तथा y सदैव वास्तविक संख्या होंगी। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, z = 2 + 3i। ध्यान रहे, ये काल्पनिक भाग है, ये वास्तविक भाग है, लेकिन 2 और 3 दोनों ही वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आया, काल्पनिक समझ में आया। अब इसके 2 भाग करते हैं, किसके, वास्तविक संख्या के 2 भाग करते हैं। कौन कौन से, पूर्णांक तथा दशमलव संख्या। वास्तविक संख्या किसको 2 भाग में तोड़ते हैं, एक पूर्णांक,
पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा का पूरा अंक हो। पूरा नमोई तोड़ दिया करिए, क्या पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक, जो पूरा का पूरा अंक हो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जैसे 1 2 3, कहें सर जी 1 2 3, माइनस में नहीं। वास्तविक संख्या, पूर्णांक और दशमलव संख्या दो प्रकार की हो सकती है, यानी दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है। दशमलव, हाँ दशमलव संख्या। अच्छा, पूर्णांकों के परिवार के रूप में अगर हम बात करें तो दो बातें होंगी, दो क्या हम कह सकते हैं, 3 भाग होगा। 3 पार्ट में अगर हम बात करें तो पूर्णांक का जो परिवार होता है, जिसको हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं पूरा पूरा अंक, पूर्ण धन अंक बराबर पूर्णांक। तो पूर्णांक 3 पार्ट में टूट गया। कौन कौन सा कहें सब, पहले तो हम ऋणात्मक ले लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, फिर शून्य पूर्णांक, शून्य भी एक पूर्णांक होता है भाई, हाँ, और धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी तक चले जाइए। शून्य पूर्णांक में केवल शून्य आता है, धनात्मक पूर्णांक में यही चीज प्लस में। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये धनात्मक पूर्णांक के परिवार को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा हम अगले पार्ट में किए हैं प्राकृतिक संख्या के रूप में। तो ये क्या है, प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक कहते हैं। ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक संख्या, ईश्वर की दी हुई संख्या, यानी जो हमें ज्ञात नहीं थी, जिसको हम प्रारंभिक रूप से शुरुआत में गिनती के लिए यानी गिनने के लिए हमने प्रयोग किया, उसको हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं ही धनात्मक पूर्णांक भी कहलाई गई आगे चल के, जब पूर्णांकों की परिभाषा दी गई। तो अभी पूर्णांक को हम 2 पार्ट में और तोड़ सकते हैं, जैसे यहां दिया गया है सम संख्या और विषम संख्या, यानी जो पूर्णांक होता है 2 पार्ट में टूटता है, सम संख्या विषम संख्या के पार्ट में। लेकिन एक और रूप है तोड़ने का, धनात्मक शून्य और ऋणात्मक शून्य और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के परिवार को ही एक और नाम से जाना जाता है, जैसे स्कूल का नाम सोनू मोनू और घर का नाम कोई दूसरा रख दिया जाए, ठीक है, हाँ, तो उसके आधार पे ही इसका नाम धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो गिनी जा सके, जिनको गिना जा सके। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक, गिनती वाले अंक भाई, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो अच्छा, दशमलव संख्या की भी बात कर लिया जाए, जिसमें दशमलव बिंदु लगा हो, जैसे 1.2, तो ये कैसी संख्या है, दशमलव संख्या है। दशमलव और गुणा में थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, जैसे 1.2 लिखा है और ये लिखा है 1 × 1 × 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 3.426 लिखा हुआ है ये, और ये 3 × 4 × 2 × 6 है। इंटू नीचे लगा होता है, और जो दशमलव बिंदु होता है वो ऊपर से गहराई और नीचे से ऊंचाई दोनों बराबर होती है, अर्थात 2 अंकों के करेक्ट बीच में लगा रहता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी समझिएगा कि किसी भी एक संख्या में, दशमलव संख्या में दशमलव एक ही बार आता है, और जबकि इंटू जो होता है यानी गुणा होता है, प्रोडक्ट होता है, वो कई बार लगा होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे गुणा हुआ है। कभी आप ये नहीं देखेंगे 3.2.3 या 0.4.46, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। क्यों? किसी एक संख्या में दशमलव केवल एक ही स्थान पे लगता है, 2 स्थान पे नहीं लगता है, ठीक है। ये तो दशमलव संख्या की कहानी हो गई जिसमें दशमलव लगा हो। अच्छा, दशमलव संख्या में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे 3.246 है, एक एक अंक बोलते हैं, आज के आधुनिक गणित में 246 भी बोलते हैं। ऐसा कोई पहले जो पढ़ाया जाता था उसमें, ठीक है, उसमें कहा जाता था कि 3.246, लेकिन आज के समय में पढ़ते भी हैं, लिखने को तो ऐसे ही लिखते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं 3.246 भी पढ़ देते हैं, ठीक है। तो आधुनिक गणित में, ठीक, तो दशमलव के इस तरफ का जो भाग होता है उसको पूर्णांश बोलते हैं, पूर्णांश यानी पूर्ण अंश, और दशमलव के इस तरफ के भाग को क्या बोलते हैं, अपूर्णांश, ठीक है। पूर्ण अंश नहीं होता, या इसको दशमलव भाग बोलते हैं, ठीक है, भिन्नात्मक भाग भी बोल देते हैं।
तो ये अपूर्णांश और दशमलव की इस तरफ वाला भाग क्या होता है, पूर्णांश कहलाता है। चलिए अगली चर्चा हम करते हैं। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात ही हो चुकी है, पूर्ण संख्या की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें गिना जा सके उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद चर्चा हुई कि पूर्ण संख्या समूह क्या होती है। एक बात और आपको बता दें, पूर्ण संख्या समूह और पूर्ण संख्या दोनों में अंतर है। एक तो समूह होता है और एक क्या होता है, एक विशिष्ट संख्या होती है जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, हम दोनों की चर्चा आपको अभी बताते हैं। ध्यान से कॉपी पेन निकाल लीजिए और खूब बढ़िया से मेहनत करिए। यूपी लेखपाल भर्ती छूटनी नहीं चाहिए, चाहे जो भर्ती हो। मैं तो एक ही बात, गणित में ये थोड़ी बदल जाएगा कि लेखपाल में ये चीज दूसरी पूछी जाएगी, पुलिस में दूसरी कुछ पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूर्ण संख्या समूह क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याओं का समूह, होल नंबर्स बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या समूह। जब समूह की बात की जाती है इसको होल नंबर बोलते हैं। अच्छा, होल नंबर क्या होता है, जैसे इसको W से दिखाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0 को इंक्लूड कर दीजिए, किसके साथ, शून्य किसके साथ, प्राकृतिक संख्या के समूह के साथ जोड़ दीजिए। अर्थात संपूर्ण प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को भी डाल दीजिए तो एक बड़ा परिवार बन के आता है, जिस परिवार का नाम क्या है, पूर्ण संख्या समूह। पूर्ण संख्या समूह कहां से शुरू होगा, 0। हाँ, बार बार ये हम बोलते हैं भाई, 0 एरिथमेटिक का हीरो है। ठीक है, बिना हीरो की पिक्चर नहीं बनती, उसी तरीके से ये एरिथमेटिक का पूरा हीरो है, कई जगह आएगा और ये गेम बिगाड़ेगा आपका। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में भी बात कर। पूर्ण संख्या समूह हो गया, ये होल नंबर पूरा हो गया, और ये पूर्ण संख्या अगर केवल लिखा रहे, जिसको हम दूसरी बात में अंग्रेजी में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों हाँ, स्वयं को छोड़कर के योग के बराबर होती है। जी हां, बराबर होती है। ये तो रही परिभाषा इसकी पूर्ण संख्या की। कोई परफेक्ट नंबर कौन कहलाता है, ऐसी संख्या जो अपने गुणनखंडों, अर्थात वो अपने स्वयं को छोड़ के, क्योंकि अपने गुणनखंड में वो स्वयं भी आता है, तो अब स्वयं को छोड़कर के योगफल के बराबर होती है, या के योग के बराबर होती है, के योगफल के बराबर होती है। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ऐसी संख्या जैसे आपको 6 दिखती है। अच्छा देखिए ध्यान से, 6 किससे कटता है, 1 से कटा, 2 से कटा यानी 2 से विभाज्य है, 3 से कटा, 3 से विभाज्य है। अब तो आगे किसी से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, लेकिन परिभाषा में लिखा गया है स्वयं को छोड़ के। अब जरा इन तीनों को जोड़िए, 2 1 3 और 3 6, ये नंबर आ गया कि नहीं। जी हाँ, ऐसे ही नंबर एक और है, जैसे हम 28 की बात कर लें, ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से कटता है भाई, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और सबको जोड़ के देख लेते हैं, काम बन जाए तो काम अच्छी बात है। 3 4 7 7 14, 14 दूना 28। ठीक है, यानी जोड़ने पर अपने गुणनखंडों को, अर्थात अपने स्वयं को छोड़कर उसके जितने गुणनखंड हैं उनका योगफल कितना आना चाहिए, स्वयं वही संख्या आनी चाहिए, के बराबर होती है। ऐसी संख्या पूर्ण संख्या अर्थात परफेक्ट संख्या कहलाती है। देखिए नाम से समझ में आता है, जैसे परफेक्ट नंबर है यहाँ पे, तो कोई भी आदमी परफेक्ट कब होता है, जो अपने विभिन्न गुणों को जोड़कर अपने आप को स्वयं को बनाता है। ऐसे याद रखिए, विभिन्न गुणों को, ये उसके गुण हैं, विभिन्न गुणों को जोड़कर वो अपने आप को स्वयं को बनाता है, वही व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, परफेक्ट होता है।
आदमी परफेक्ट होता है, उसी तरीके से संख्या भी परफेक्ट तभी होगी जब वह अपने गुणनखंडों स्वयं को छोड़कर अपने गुणनखंडों के योगफल के बराबर होती है। ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जी, पूर्ण संख्या हुआ। पूर्णांक की चर्चा तो हमारी हो ही चुकी है, इसके पहले बात हुई थी पूर्णांक की। अच्छा, इस पे थोड़ा सा ये जब बीच में छोड़े हुए हैं तो इसको चर्चा कर देते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। तो हम बात करते हैं पूर्णांक में दो पार्ट कर दिए, क्या, एक सम संख्या और एक विषम। बच्चे को पता है कि सम और विषम क्या होता है। देखिए, सम ऐसी संख्या, इवन नंबर भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, हाँ, ऐसी संख्या जो दो से कटे या दो से विभाज्य हो। दो से विभाज्य ऐसी संख्याओं का जितना समूह है वो क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। हम इसको यस से दिखा दें अगर, तो सम संख्या क्या होगा, इधर से देखिए, माइनस इन्फिनिटी, -4, -2, 2, 4, 6 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक अगर आप जाएंगे तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। एक बात और आपको बता दें कि बुक में आप कहीं भी देखेंगे ये जीरो की कहानी नहीं कही जाती कि जीरो क्या है, सम संख्या है। सम संख्या आपको दो से बताते हैं। आपको बता दें कि सम संख्या शून्य एक सम संख्या है। इस बात को मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। जीरो एक सम संख्या इसलिए है क्योंकि जीरो में दो से भाग देंगे तो जीरो आएगा। परिभाषा ध्यान से सुनिए, दो से विभाज्य की बात कही गई है। दो से विभाज्य का अर्थ है दो से कट जाए, दो से भाग हो जाए। एक बात और हमारे पास एक प्रूफ है, जैसा कि आप बचपन में से ही पढ़ते चले आए होंगे, जब सम संख्या विषम संख्या जाने होंगे तभी, कि दो सम संख्याओं का योग सदैव कितना होता है, सम संख्या होता है। मैं आपसे कहूं, एक सम संख्या 2 ले लेते हैं और दूसरी सम संख्या -2 ले लेते हैं। -2 से तो एग्री है ना कि सम संख्या है, हाँ, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। तो 0 सम संख्या होनी चाहिए ना, क्यों, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक प्रूफ और ले लीजिए। अगर आप प्रूफ की बात करते हैं तो हर जगह समझिए कि दो क्रमागत, अभी क्रमागत शब्द नहीं बोले हैं, वैसे हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे इसको क्रमागत। तो दो क्रमागत सम संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, संख्या के बीच अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 से 4 हुआ, ठीक है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर इधर 2 है। अगर हम 2 से -2 आ रहे हैं तो 4 का अंतर हो जाएगा ना, जो कि गलत है, क्योंकि दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होता है, 2 का। तो इसका मतलब ये बीच में 2 आना चाहिए। इस बात से ये पुष्टि हो रहा है, 3 बातों से हम समझाएं आपको, 3 तरीके से कि 0 एक सम संख्या है। कैसे, 0/2 भाग हो गया। भाग होना ना, कहेंगे सर जी ये तो 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है। हमें परिभाषा में 3 से डिवाइड की बात कही गई है, 4 से डिवाइड की बात कही गई है, फिर आप उस बात को क्यों ले आ रहे हैं। परिभाषा जो है उसी पे बात करिए कि यहां पे 2 से भाग देने की बात कही गई है। फिर उसके बाद हम इस बात पे प्रूफ किए कि दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सदैव क्या आता है, सम आता है। जैसे 2 और 4 को ले लीजिए तो पक्का 6 आएगा, 6 भी सम संख्या है, ये दोनों भी सम संख्या है, ठीक है। तो वैसे भी गेहूं में गेहूं मिलाएंगे तो गेहूं ही होता है, ठीक है, चावल में चावल ही होता है। अच्छा, यहां है दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अगर 2 और -2 हम दोनों सम संख्या ले लेते हैं तो इनके बीच का अंतर 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच में कोई और आएगा, इसका नाम है 0, और 0 क्या है, सम संख्या है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले, बीच में आपको दिक्कत हो रही हो, चूंकि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन हर बात को टच कर रहा हूं, वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हर बात को टच कर रहा हूं। तो परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तुरंत तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और बाद में उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। सम संख्या की बात हुई, -4, -2, 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, ओके। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, 2 से विभाज्य न हो, सीधी सी बात है। तो 2 से विभाज्य न हो तो -इन्फिनिटी एंड सो ऑन, -3, -1 कितना, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। यहां पर भी 2 का ही अंतर होता है भाई, याद रहे आपको।
हमेशा दो दो का अंतर है, 1 से 3 2 होगा, 1 से -1 आएंगे तब 2 होगा अंतर, और -1 से -3 आएंगे अंतर। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है, जो 2 से विभाज्य न हो। रही बात परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या की बात करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या जो आज मैं परिभाषा बताने वाला हूं वो शायद ही आपको किसी भी किताब में मिले। कारण है उसका कि वो स्वयं से सोचने के बाद उस परिभाषा में, हाँ, जो